Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed Anjem. Today we discuss about personality disorders number 3. In it इसमें हम जो है इसकी बाकी कंडीशंस पढ़ेंगे जो कि डिसऑर्डर्स पहले डिस्कस हो चुके थे. ये लेसन नंबर 34 है. सो वी डिस्कस अबाउट पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस. अब किसी भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से पर्सनैलिटी में चेंजेस आ सकती हैं जो कि किसी भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह बन सकते हैं. इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसका ये है एक मुस्तकिल तौर पर पर्सनैलिटी में जो डिस्टर्बेंस है जो कि उसकी पहले वाले प्रीवियस जो उसका पैटर्न था उससे हट के है, तो उसको हम डिस्टर्बेंस, ये कम से कम इसका जो लॉन्ग लास्टिंग पीरियड है वो 1 ईयर तक होना चाहिए. उसके अलावा इसकी हिस्ट्री, इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, उसकी लेबॉरेटरी फाइंडिंग से पता चल सकता है. उसके अलावा ये किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो, किसी भी और अदर मेंटल डिसऑर्डर, किसी भी सोशल इम्पेयरमेंट, ऑक्यूपेशनल जो है इस हद तक ख़राब ना हो जाए कि जो किसी और डिसऑर्डर की वजह से हो, तो हम इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे. आगे है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की एटियोलॉजी. इसमें अब काफ़ी रीज़न्स हो सकती हैं जिसमें कि उसके पर्सनल इंडिविजुअल्स फैक्टर हैं, उसके अलावा पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर हैं जो कि अहम रोल अदा करते हैं किसी भी शख्सियत में. क्योंकि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अब आप फॉर एग्जांपल ऐसा कह लें कि सर्दियों में 2 लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो एक को अगले दिन नेक्स्ट डे फ्लू हो जाता है, दूसरे को नहीं होता. तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि उसमें जो जेनेटिकली अप्रोच थी, उसमें वल्नरेबिलिटी थी, उसकी तरफ उस चीज़ का रुझान था वो ज़्यादा था, सेंसिटिविटी उसका लेवल ज़्यादा था, तो इसलिए वो इसको हो गया. तो इसी तरह होता है कि किसी भी फैमिली में, किसी भी रिलेशनशिप में, ख़ासकर उनके जो क्लोज्ड वन होते हैं रिलेटिव्स, उनमें अगर किसी को कोई डिसऑर्डर्स हो तो दूसरों को होने के चांसेस बनिस्बत इंडिविजुअल्स जिनके नहीं होता उनका ज़्यादा होते हैं. एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसकी जेनेटिक फैक्टर्स आगे हैं, उनको डिस्कस करेंगे. इसमें ये होता है कि दूसरों की निस्बत हायर देन नॉर्मल प्रेवलेंस होती है. उसके अलावा ब्रेन केमिस्ट्री जो है, ब्रेन चेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक होती हैं. आगे जो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, उसमें साइको सोशल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स अहम रोल अदा करते हैं. साइको सोशल फैक्टर्स में ये होता है कि उसके सेक्सुअल, फिजिकल या इमोशनल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई होती है, जेनेटिकली वो जो है उस चीज़ का वल्नरेबल होता है. आगे है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि थ्योरिस्ट जो हैं वो बिलीव इस चीज़ का करते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाले होते हैं. पेरेंट्स जो हैं वो, रुझान भी पेरेंट्स की वजह से ही होता है कि अगर पेरेंट्स उस चीज़ की तरफ वल्नरेबल होंगे तो वो बच्चा जो है, इंडिविजुअल जो है, वो भी उस चीज़ की तरफ, उसके जो डिसऑर्डर्स के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होंगे. आगे है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसमें ये होता है कि ये डिफेंडिंग अगेंस्ट होते हैं, अनसेटिस्फाइड फीलिंग्स होती हैं, रिजेक्टेड, अनवर्दी, अशेम्ड, और दुनिया से मुख्तलिफ होकर चलते होते हैं. तो इनके भी जो है, इनका लर्निंग पैटर्न, और ये जो साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये प्रॉब्लम जो है हम पेरेंट्स के रिजेक्शन से स्टार्ट होती है. आगे है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सोशली तौर पे अवॉइड करते हैं किसी भी गैदरिंग प्लेस में, किसी भी पब्लिक प्लेस पे लोगों से रिलेशन बनाने में, तो ये सोशली अनॉयड होते हैं. आगे है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है साइकोटोनमिक एक्सप्लेनेशंस होती हैं जिसमें डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो कि डिप्रेशन के बिल्कुल करीब करीब होता है. और जो थ्योरिस्ट हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि इसमें इनसिक्योरिटी, शेमनेस और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स होती हैं. आगे है ओसीडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि वो बंदा बार बार उस चीज़ को सोच रहा होता है, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत गलत बोल दिया तो वो उस चीज़ को सोचता ही रहता है. तो ये ओवरली हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग, एनल ए स्टेज में इनको जो है, इनकी टॉयलेट ट्रेनिंग लेवल जो होता है वो भी बहुत मतलब कि मुश्किल होता है, इनको सख्ती से करवाना पड़ता है. उसके अलावा ये गुस्से से भरे हुए होते हैं तो इनको मैनेज करना पड़ता है. इनको जो सबसे ज़्यादा साइकोडायनेमिकली जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको डिफेंस, उनकी जो शेम होती है या पावरलेस होती है या अपने आप को वो अनवर्दी फीलिंग्स होती हैं तो उनको कंट्रोल किया जाता है. तो ये थी एटियोलॉजी. एटियोलॉजी इनफैक्ट ये होता है किसी भी चीज़ की रीजंस होती हैं, काजेज होती हैं कि ये किस वजह से हो सकती है. तो मेजर काज जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स है.
कुछ ऐसे होते हैं जो सोशली, जिनमें एंटी सोशल होता है इस तरह का, तो उनमें सोशली फैक्टर्स होते हैं। उस बंदे ने सोशल लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा है नेक्स्ट टाइम किसी भी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी सोशल गैदरिंग में जाने के लिए। तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें मेंटेलिटी इस तरह की, जो फीलिंग्स इस तरह की डेवलप हो जाती हैं कि वो पब्लिक प्लेस पे लोगों के साथ क्लोज वन और लोगों के साथ रिलेशन बनाने से कतराते हैं। तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें जेनेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। हर डिसऑर्डर में जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो अहम रोल अदा करते हैं। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते। साइको सोशल फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को बूस्ट अप करते हैं, किसी चीज़ के जो है बढ़ावा देने में, उसको इनिशिएशन में, इनिशियल स्टेज उसकी होती है, उसको स्टार्टअप में इस चीज़ के जो है वो अहम रोल अदा करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एटियोलॉजी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के एटियोलॉजी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।